जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रेलवे एएलपी का प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 नवंबर 2024 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी भारतीय महिला टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है? तो वो अजरबैजान को हराकर के भारतीय टीम ने शतरंज ओलंपियाड 2024 जीता है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया भी यदि समबहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अब देखो भी इसके 2 तरीके हैं भी। विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन में 2। ये विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। या तो आप ऑप्शन को उठा लो भी, ये ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन को उठा लो, 20 आ जाए विकर्ण तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये करो भी इसके अंदर ये मान रख दो और बराबर, यानी यहां पे जैसे n-3 अपॉन में 2 बराबर में आपके पास में क्या है, विकर्णों की संख्या 20 है। आपको तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है, n यहाँ पे भुजा की संख्या है, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n की स्क्वायर माइनस में 3n माइनस में 40। कोई दिक्कत नहीं है, बी 2 40 बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा भी। अब देखो भी 5 8 40 होता है तो द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ पे। और द्विघात समीकरण से बचने के लिए आपको क्या है भी, यहां से ऑप्शन उठा लो भी, 5 उठाओगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 माइनस 3, यानी 2 से 2 कट गया और उसके बाद में 5 आएगा भी, तो विकर्ण तो 20 नहीं आया। इस प्रकार से करके देख सकते हो। अब देखो भी यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में n, यहां पे n की स्क्वायर माइनस में ये आ जाएगा 8n और प्लस का ले लो में 5, प्लस का में 5n और माइनस में 40। अब यहां से देखो भी आपका n कॉमन आ गया और ये बच गया n माइनस में 8 और उसके बाद में यहां पे प्लस का 5 कॉमन ले लो भी, तो ये हो जाएगा n माइनस में 8। अब देखो भी एक तो आपके पास में n बराबर में माइनस का 5 आ रहा है और दूसरा आपके पास में n बराबर में 8 आ रहा है, तो विकर्णों की संख्या माइनस में नहीं होगी। अब भुजा की संख्या माइनस में नहीं होगी, तो यहां पे आपके पास में n बराबर 8, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, रोहित बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 25 किलोमीटर चला दिया भी। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की ओर आएगा भी 17 किलोमीटर, ये लो 17 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो दाईं ओर मोड़ दिया और 14 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी और 11 किलोमीटर, तो ये लो 11 किलोमीटर चला दिया। फिर वह अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो यहां से आपके पास में 14 और 11 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे भी, तो ये लो भी 11 किलोमीटर चल गया। अब आपको बताना है भी P बिंदु पे रुक जाता है और ये बिंदु A है, ठीक है। ये टोटल आपके पास में 17 है भी, यहाँ पे ये 14 चला और ये 11, 14 और 11 कितना, 25, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ गया। दूसरी बात है भी ये 11 किलोमीटर भी, ये जो है ये 11 किलोमीटर है, ये 17 किलोमीटर, तो इसका मतलब 11 और 6 17, तो बीच का गैप 6 किलोमीटर का है। अब ये बोल रहा है भी ए पर वापस पहुंच रहे हैं, उससे ए पर वापस पहुंचना है तो उसे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर यानी उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है
अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है भी। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर लो। सभी का योग करोगे तो 630 आएगा और राशियों की संख्या कितनी है, 9 है, बराबर में आपके पास में 17 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। नेक्स्ट देखो भी, अब इसमें दे रखा भी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोधक के दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। भी श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर में R1 प्लस में R2, इस प्रकार से जोड़ते हैं। अब प्रत्येक का आर है भी, प्रत्येक जो प्रतिरोधक है वो R ओम का है, तो यहां पे आपके पास में R1 का भी मान R है और R2 का भी मान R है, तो यहां से आपके पास में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध है वो 2R। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आयोजित किए गए थे, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है भी। अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान योगज अभिक्रिया कौन सी होती है, योगज अभिक्रिया होता है भी कोई अभिक्रिया, यानी एक प्रकार से जोड़ना। योगज का मतलब होता है भी जोड़ना, इसको अपन एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं भी एक प्रकार से। ठीक है, समानुपात अभिक्रिया, और उसके बाद में जो कि एक प्रकार से समान अनुपात में चलती हो। उसके बाद में अपघटन अभिक्रिया है, इसे अपन वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं भी, उससे अपन वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भी, जब एकल अभिकर्मक उष्मा पाकर के 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वहां पे आपकी अपघटन अभिक्रिया होती है भी। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, वो होती है आपकी अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होना, वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं भी अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होना। अपघटन अभिक्रिया जैसे अपने पास में AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य के प्रकाश के अंदर, सूर्य के प्रकाश में अंदर, तो ये हो जाएगा Ag प्लस में Cl2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा भी, वो आपकी अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो जिस प्रकार से अपने पास में है भी Ab प्लस में Cd, तो ये हो जाएगा आपके पास में Ad प्लस में Cb, AB प्लस में Cb, इस प्रकार से। तो दोनों के बीच में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। आगे देखो भी, 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। अब देखो भी, इसको अपन क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाता हूं 27, सभी का अंतर 5 होगा भी। इनमें क्या है, सभी का अंतर, इसका अंतर 5 नहीं है, 8 में से 1 गया, यानी संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो यहां पे अंतर 5 नहीं है, यहां पे भी अंतर 5 है, इसमें भी अंतर 5 है। अब देखो भी, दोनों को संख्या में 27 ले ली और इसके अंकों को पलटूंगा तो 72 हो जाएगा भी, और इनका जो योग है वो 99 होगा। लेकिन इसको अगर अपन करेंगे भी, ये 83 है और अंकों का योग आप उल्टूंगा तो ये 38 हो जाएगा, इसका योग है वो 99 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में ये 16 है, तो ये क्या बनेगा, 16 प्लस में 61 बन जाएगा भी, और इसको जोड़ेंगे तो इसका भी योग है वो 99 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका ऑप्शन ही एक बचा है, फिर ऑप्शन ही एक बचा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, दुबई में संयुक्त राष्ट्र में विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया, तो नरेंद्र मोदी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और 7 वर्ताकार, यानी 7 कैंडिडेट है, वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं भी। तो यहां पे देखो भी, ये 7 सीट बना लो आप इस प्रकार से, और सभी का मुख सेंटर की ओर है। अब इसने बोला भी F है ना, वो E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है भी, F है वो E के बाईं ओर, तो मैं E को यहां पे बिठा देता हूं, और E के बाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पर है वो F बैठा है। उसके बाद में A है ना, वो B के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रख लो। उसके बाद में यहां से आगे इसने बोला भी M है वो L के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, और A है वो M के दाईं ओर बैठा है, तो यहां से A है ना, वो B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B के दाईं और तीसरे स्थान पर। अगर मैं B को यहां पे बिठा देता हूं तो पहला, दूसरा और तीसरा A आपका यहां पे आ जाएगा भी।
अब इसने बोला भी m है ना वो l के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है भी, m है वो l के बाईं ओर, तो l को अगर मैं यहां पे बिठाऊं तो पहला, दूसरा और तीसरा m आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी a है ना वो m के ठीक दाईं ओर बैठा है भी, a है वो m के ठीक दाईं ओर बैठा है, एकदम सही है। उसके बाद में इसने बोला भी p है ना वो m का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी, p है वो m का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो p आपका यहां पे आएगा। f के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो f कहां पे है, ये रहा, और इसका बायां ये होगा, दूसरे स्थान पे p बैठा है भी, तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बोला गया भी कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है भी, प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है। तो यहां पे प्रकाश वायुमंडलीय प्रकीर्णन का मतलब होता है किरण का फैलना, यानी जैसे श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, तो वो आपका वायुमंडलीय प्रकीर्णन हो जाएगा। कोई छोटी एक प्रकार से वायुमंडल में जो भी धूल के कण है उनसे टकरा करके जो प्रकीर्णन होता है, किरणें फैलती है, वो आपका वायुमंडलीय प्रकीर्णन हो जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में यहां पे देखो भी बात आती है वायुमंडलीय अपवर्तन की और वायुमंडलीय परावर्तन की। अब इसने बोला भी मुड़ने का कारण भी कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण मुड़ती है। जैसे ये मान लो भी ये जो किरणें आ रही है, ये किरणें एक प्रकार से आ रही है, इस प्रकार से सीधी आ रही है, तो यहां पे जो वायुमंडलीय अपवर्तन होगा वो विरल माध्यम से संघन माध्यम या फिर संघन माध्यम से विरल माध्यम में अपने वायुमंडल के अंदर है वो बहुत सारी ऐसी परतें होती है भी, जो संघन माध्यम भी होता है, विरल माध्यम भी होता है, तो उससे है वो इस प्रकार से ये चलती हुई विरल माध्यम आ जाएगा तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी भी, और जैसे ही संघन माध्यम आ जाएगा तो ये उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो वह विलंब की ओर झुक जाएगी, और जैसे ही विरल माध्यम आएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या है भी अविलंब से दूर हट जाएगी भी। उसके बाद में परावर्तन होता है टकरा करके वापस जाना भी, परावर्तन क्या होता है, टकरा करके वापस जाना, वो आपका परावर्तन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अपवर्तन के कारण है वो वायु प्रकाश की जो किरण है वो मुड़ती है। अब देखो भी स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम है वो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात कितना है ये आपको बताना है। आपको पता है भी प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का जो नियम दिया था उसमें यह बताया था भी स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार आप किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी केमिकल को किसी तरीके से, यानी उसको बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर पानी बनेगा तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी जब भी बनेगा तो इसके अंदर पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन है वो आपके पास में 16। तो यहां से देखें तो ये आपके पास में एक प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य में जो अनुपात होगा वो 16:2 ही होगा, 16:2 ही होगा। इसको काटेंगे तो ये 8:1 आ सकता है भी, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो ये 8:1 आ सकता है, लेकिन 8:1 तो आपको दे नहीं रखा, तो 16:2 ही होगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी पानी को आप किसी भी तरीके से बना लो, लेकिन जब पानी बनेगा तो उसका जो रेशियो होगा वो 16:8 या फिर 16:1 या 16:2 या फिर 8:1 बोल सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य में, ठीक है ना। अगर ये अनुपात नहीं है तो वो फिर पानी नहीं है, फिर ये स्थिर अनुपात का नियम है। आगे देखो भी जुग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने दिन में बना सकते हैं भी। अब देखो भी जुग्गू 3 दिन में एक कुर्सी बनाता है भी, 3 दिन के अंदर है वो 3 डेज के अंदर एक कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो एक दिन में 1/3 कुर्सी बनाएगा, ठीक है, चेयर बनाएगा। ये है वो रब्बू है, ये 4 दिन के अंदर है वो एक चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, तो 1/4 बनाएगा भी। अब दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बन जाएगी, तो एक दिन में 1/3 प्लस में 1/4, तो अपने पास में एलसीएम आ गया 12, तो ये हो जाएगा 7/12। यानी एक दिन के अंदर दोनों ने मिलकर के 7/12 चेयर बना दी। आपको 14 चेयर बनानी है, तो इस क्वेश्चन को मैं ये लिख सकता हूं ना भी एक डेज के अंदर है वो उन्होंने 7/12 चेयर बनाई है।
तो एक चेयर कितने दिन में बनाई उसने, तो एक चेयर है वो 12/7 दिन में, 12/7 डेज में बनाई है। तो 14 चेयर बनानी है आपको, एक चेयर इतने दिन में बनाई, तो 14 चेयर 12/7 इंटू 14, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 डेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बोला भी निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर एल्कली प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया होते हुए NaCl जो नमक का पानी होता है, नमक के पानी के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में H2 और प्लस में Cl2, ये बनता है भी। और ये उत्पाद बहुत बार पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी, Cl2 क्लोरीन गैस बनेगी भी। तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया करने के लिए आपको NaOH और Cl2 ये बनाने के लिए आप है वो क्लोर क्षार प्रक्रिया करवाते हैं। तो यहां पे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी ऐसे, यानी ध्यान दें भी किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलना है आपको। तो संपूर्ण संख्या को आपस में बदलना, ये नहीं है भी जैसे यहां पे आपके पास में 186 है तो इसमें 6 को बदल दिया, 8 को बदल दिया, नहीं, पूरे 186 को ही बदलना है। जैसे 62 है तो 62, ये जैसे 82 है तो 82 है तो इसको पूरे को ही बदलना है, 82 को। तो यहां से आपके पास में इसमें मैं ऑप्शन उठाता हूं, जैसे कि 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 129, ठीक है, और माइनस में आपके पास में 82, प्लस में यहां पे आ जाएगा आपके पास में 186, ठीक है, चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास में, भाग दूंगा 3 का, 3 छिके 18 और 3 2 6, माइनस में 8 छिके 48 हो जाएगा ये। उसके बाद में प्लस में आपके पास में 31 में से 19 जाएगा तो ये बचेगा 2 और ये हो जाएगा 1 12, 12 2 24 और बराबर में 85 आना चाहिए भी। अब देखो यहां से करेंगे तो ये आपके पास में क्या कितना हो जाएगा, 20 और माइनस कर दो, 129 में से 20 माइनस कर दो भी, तो 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और 0 109, और उसके बाद में यहां से माइनस और कितना करना है भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 2 24 और माइनस करो, 24 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 5, और उसके बाद में ये बचेगा फिर आपके पास में यहां पे 10 में से 2 गया 8, तो 85 बराबर 85 हो रहा है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो 186 और 129 को आपस में चेंज कर दो भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी सर्जन गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्याभास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था, तो ये सितंबर माह में किया गया था भी। को वर्ष 2023 के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये निखिल डे को 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बोला गया भी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो यहां प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो भी आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है h डैश अपॉन में h, या फिर ये बोल सकते हैं भी m बराबर होता है v अपॉन में u। अब इसके अंदर है वो आपको दर्पण दे रखा है तो माइनस आ जाएगा भी, ठीक है। अब देखो भी 0.2 आपके पास में क्या है, 0.2 है वो आवर्धन है, बराबर में h डैश क्या होता है, h डैश, तो h डैश होता है आपके पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होता है आपके पास में बिंब की ऊंचाई। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो आपको क्या है h डैश, तो आपको तो याद करना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई याद करनी है, और बिंब की ऊंचाई आपको 5 दे रखी है, तो h बराबर ये इधर जाएगा तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 2 10, तो ये आ जाएगा h डैश बराबर में 1 सेंटीमीटर आ जाएगा अभी। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। तो आपको पता है भी कार्य दे रखा आपको, W बराबर क्या होता है, FD होता है भी, FD यानी बल इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो W बराबर में आपके पास में कितना, D बराबर क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट कर लो, D बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट याद करना है, D बराबर होता है W बटा F। तो W कार्य कितना है 5 और बल कितना लगा है 5, तो यहां पे आपके पास में 1 मीटर का विस्थापन हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें दिया गया भी निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु
कौन सी अधातु द्रव है? तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, सल्फर भी अधातु है भी, ठीक है, और क्लोरीन एक गैस है, फ्लोरीन भी एक गैस है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन हो जाएगा भी, एकमात्र अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। और याद रखना अधातु होती है ना, वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है भी, ये तीनों अवस्थाओं के अंदर पाई जाती है, ये द्रव के अंदर भी पाई जाती है, ठोस के रूप में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हीरा हो गया अधातु है, और जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है, और फास्फोरस हो गया। उसके बाद में अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव में आपकी ब्रोमीन आ जाएगी, और उसके बाद में अगर गैस की बात करूं तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये गैस आ जाएगी, तीनों रूपों में पाई जाती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है भी। चुंबकीय क्षेत्र है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी चुंबक है ना, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को, चुंबक है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ये चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करता है, ना कि चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में। यानी जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं, विद्युत ऊर्जा को ये चुंबकीय ऊर्जा में, ये चुंबकीय ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करती है। तो यहां पे विद्युत ऊर्जा एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को, तो दोनों गलत है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा तो आएगी नहीं भी, विद्युत चुंबक होती है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, कोई सा भी इसमें सही नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें दे रखा भी निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता? वाष्पीकरण की दर के अंदर है वो वृद्धि कौन नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको दे रखा भी तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी है, ये तापमान में अगर कमी कर देंगे तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होगी भी। पृष्ठ या क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे, यानी कोई कपड़ा आपके पास में, उस कपड़े को अगर फैला देंगे तो वो जल्दी सूखेगा भी, तो वाष्पीकरण की है वो वृद्धि होगी यहाँ पे, तो ठीक है। पवन की चाल में वृद्धि, अगर हवा को तेज कर देंगे तो भी वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाएगी। आर्द्रता में कमी करेंगे, आर्द्रता है उसको अगर कमी कर देंगे तो वहां पे भी वाष्पीकरण की दर है वो वृद्धि होगी। तो इन तीनों के अंदर तो वृद्धि होगी भी, लेकिन अगर आप तापमान में कमी कर रहे हो तो वाष्पीकरण में भी कमी आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी x की जगह आपको इन ऑप्शनों में से उठाना है और y की जगह यहां से उठाना है। तो देखो भी, इसमें x और अनुपात 68.4 है। अगर मैं यहां पे ऑप्शन नंबर 3 उठाता हूं तो इसमें इस प्रकार से लॉजिक लगेगा भी, अगर 18 को यहां से इसमें 18 से, जैसे देखो 68.4 है, इसको अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में मान आएगा 3.8, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे है मेरे पास में 83.6, यानी y की जगह मैंने 83.6 उठाया है। तो इसमें अगर मैं 22 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में मान आएगा 3.8। तो दोनों का मान 3.8 आ रहा है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें दे रखा भी मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले डिवाइड वाला करो। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, मान आ गया 3, और उसके बाद में मल्टीप्लाई 3 2 6, तो 17 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, तो आपके पास में 7 बचेगा। राइट आंसर होगा आपका कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट। अब इसमें आपको बताना है भी, जैसे इसने लिखा है कोडिंग डिकोडिंग का है, SCACE को इसने लिखा है BDF, तो सभी में क्या कर रहा है? +1 कर रहा है भी, सभी में +1 कर रहा है। तो यहां पे +1 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में M का N हो जाएगा, O का P हो जाएगा, Q का R हो जाएगा भी। तो NPR राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, राइट नंबर 4 ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है भी, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता? तो लेशमानिया है, लेशमानिया के अंदर वो विखंडन द्वारा प्रजनन होता है भी। प्लाज्मोडियम है, ये बहुविखंडन करता है भी, ठीक है, इसमें बहुविखंडन होता है भी, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है भी, तो इसमें भी विखंडन के द्वारा होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है भी, अमीबा के अंदर है वो द्विखंडन होता है। लेशमानिया है, इसके अंदर भी द्विखंडन होता है भी, इसमें भी द्विखंडन होता है। तो केंचुए के अंदर है वो एक प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक नहीं होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें देखो भी जिससे इसने लिखा है भी जे जी फिर एन के और फिर आर टी। तो यहां पे देखो सबसे पहले इसने कितना किया +4, फिर +4, यहां पे +4 कर दिया और यहां पे 11 और 9 +9 कर रहा है भी। तो इसमें देख लो भी 10, ये आपका जे 10 पे आता है 10 और आर 10 आर 18 पे आता है तो +8 कर दिया भी इसने, तो +8 नहीं होगा +9 होगा भी। ठीक है, उसके बाद में यहां से देखें तो जी आता है 7 पे, ओ आता है आपका 15 पे। तो 7 के अंदर अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 15 होगा भी। 7 के अंदर अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 15 होगा, तो ये भी नहीं होगा भी। उसके बाद में आई आता है 9 पे और क्यू आता है आपका 17 पे। तो 9 के अंदर अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 17 होगा, तो ये भी नहीं होगा फिर। उसके बाद में आई आता है 9 पे और 9 के अंदर अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 18 होगा। तो इसका मतलब फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है भी, ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है H 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। इसी प्रकार से 5 और 4 9, 9 और 9 18। तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी इसने बोला भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। तो निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, बिल्कुल सही बात है भी। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो यह बात बिल्कुल गलत है भी। उसके बाद में निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। अस्थायी का मतलब होता है भी निलंबन, जैसे कि निलंबन का एग्जांपल बताऊं तो पानी के अंदर अगर अपन मिट्टी को मिला दें, पानी के अंदर है वो मिट्टी को मिला दें तो पानी और मिट्टी को अलग अलग अपन देख सकते हैं। ये बोलते हैं निलंबन के कणों को आप आंखों से नहीं देख सकते, तो ये बात गलत है। उसके बाद में निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे, जैसे पानी में मिट्टी को मिलाया मैंने, उसके बाद में कुछ समय के लिए इस गिलास को ऐसे ही पड़ा रहने दे, हिलाए नहीं, तो मिट्टी है वो नीचे आ जाएगी भी, तली के अंदर मिट्टी आ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, निलंबन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये अस्थायी है। और निलंबन एक विषमांगी है। विषमांगी मिश्रण जिसको अपन, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी जिसको अपन अलग अलग देख सकते हैं, वो आपका विषमांगी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो इसने बोला भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन 2 क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है भी। 84% की एकल छूट के बराबर है। तो यहां से मैं उठाता हूं ये 20 और 80, यानी 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। ठीक है, तो 20 को मैं लिखूंगा 20×5 यानी 1/5%, 20% को 1/5 लिखूंगा और 80% को मैं लिखूंगा 4/5। अब देखो भी 84% होना चाहिए। पहले मेरे पास में 5 रुपए थे, 1 की छूट दे दी तो 4 में बेचूंगा। उसके बाद में पहले 5 रुपए मूल्य था, 4 की छूट दे दी तो 1 में बेचेगा। अब देखो भी ये हो गया आपके पास में 25 और ये हो गया 4 एकम 4, यानी कोई वस्तु 25 की थी और 4 में बेच दिया। तो इसका मतलब उसने कितने की छूट दे दी, उसने 21 रुपए की छूट दे दी भी। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर इंटू 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा आपके पास में 21 चौका 84, तो 84% के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट, इसने बोला भी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो भी पहले वो x थी और दोगुनी होगी यानी 2x होगी। तो इसका मतलब ये तो आपका मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस में मूलधन, यानी 2x माइनस में x बराबर में x। तो यहां पे साधारण ब्याज आता है x, ब्याज हो गया, और इंटू 100 अपॉन में मूलधन x है, अपॉन में दर कितने 10% है, तो आपके पास में 10 वर्ष आ जाएगा भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के शोध में वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए क्या पूर्वानुमान है। तो ये हो जाएगा 6.8%, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है, वो बढ़िया सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, और जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी।
और ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 99 रुपीज के अंदर है, वो आपको दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की, ठीक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन के ऊपर, अब इसमें बोला भी कुछ पलंग मेज है, पी से पलंग बना लो भी। ये पलंग का डायग्राम है और पलंग वाला डायग्राम है वो मेज वाले डायग्राम को कट करेगा, और कोई मेज चेयर नहीं है यानी कुर्सी नहीं है, तो CH से चेयर बना लो। चेयर वाला जो डायग्राम है वो मेज वाले डायग्राम को कट नहीं करना चाहिए। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी मेज पलंग है, सारी की सारी जो मेज है वो पलंग हो सकती है क्या, नहीं, यानी कुछ मेज पलंग है, सारी की सारी मेज पलंग नहीं होगी। और कुछ कुर्सी पलंग है, कुछ जो आपकी कुर्सी है वो डायग्राम दूसरा इसका ये बन सकता है भी, यानी ये आपका चेयर का आ गया, ये आपका चेयर का आ गया, ये आपका पलंग का आ गया, और ये आपका मेज का आ गया। मेज वाला चेयर में नहीं जाना चाहिए, तो इसमें भी नहीं जा रहा। अब देखो भी कुछ कुर्सी पलंग है, इसमें आपकी जो चेयर है वो पलंग है क्या, इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है। एक में सही है एक में गलत है, तो उसको गलत माना जाएगा भी। संभावना में क्या होता है भी, एक में सही है और एक में गलत है, तो उस संभावना की कंडीशन में उसको सही मान लिया जाता है। तो यहां पे दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखो एच आता है 8 पे, 8 में से 6 माइनस किया बी, और बी आता है 2 पे, 6 माइनस करोगे 22, 22 में से 6 माइनस करोगे 16, 16 में से 6 माइनस करोगे 10, जी आ जाएगी, -6 कर रहा है। एल आता है 12 पे, 12 में से 6 माइनस किया 6, तो डायरेक्ट यहां से 26 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 14, 14 पे आ जाएगा आपका एन। उसके बाद में ए आता है 1 पे, और इसमें से 6 माइनस करोगे तो यू 21 पे आ जाएगा, 21 में से 6 माइनस करो 15, और 9 में से 6 माइनस कर दो, तो 9 में से 6 माइनस करोगे 3, 3 पे आ जाएगा आपका सी। तो यहां पे प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रत्येक के अंदर 6 माइनस कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने, अब इसने बोला भी जैसे P मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी, तो P पत्नी है Q की, और भाग का अर्थ क्या है, पिता, Q पिता है T का, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है मां, तो T मां है Z की, और माइनस का अर्थ क्या है, भाई, तो Z भाई है S का, और हैज का मतलब है बेटी, तो S बेटी है, S बेटी है K की। आपको बताना है K और Q का, तो देखो भी P है वो पत्नी है Q की, Q पिता है T का, और T है वो मां है Z की, T है वो Z की मां है, और उसके बाद में T मां है Z की, और Z भाई है S का, और S बेटी है K की। तो इसका मतलब हो गया भी K और T पति पत्नी है भी, ये पति पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको K और Q का बताना है, तो K है K की पत्नी T और उसका पिता K, तो ये हो जाएगा पत्नी का पिता हो जाएगा, फिर पत्नी की पिता, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो यहां से पूछा ये है भी K का Q से क्या संबंध है, K का Q से क्या संबंध है, तो इसका मतलब हो गया भी Q के K क्या लगता है, तो Q के K क्या लगता है। अगर यहां पे ये पूछा होता भी K के Q क्या लगता है, तो आपका ये होता भी पत्नी का पिता हो जाता, लेकिन Q के K क्या लगेगा ये आपको बताना है भी Q का K से क्या संबंध है। तो ये हो जाएगा फिर Q की बेटी है T, और T की T यानी T का पति है K, तो ये हो जाएगा बेटी का पति, क्या हो जाएगा अभी, बेटी का पति हो जाएगा अभी, ठीक है। तो यहां पे आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको एलसीएम बताना है, अभी एलसीएम बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य फैक्टर कर लो आप, तो 24 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 24 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और उसके बाद में अगर 42 का करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3,
और उसके बाद में 56 का अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहां से देखें तो कॉमन सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो यहाँ पे 2 3 बार आया, अभी 2 है वो 3 बार आया, तो यहाँ पे 3 बार लेंगे। उसके बाद में एक 7 आया आपका, एक 3 आया आपके पास में, तो ये देख लो अभी कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 56 इंटू 3, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा फिर 42 का सही किया ना आपने। उसके बाद में ये बनेगा 18, 15 और 16, 168 आ जाएगा भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भाई नेक्स्ट, अब इसके अंदर बताना है आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अंतर देख लो, इसका अंतर यहाँ पे 24 का चल रहा है अभी, यहाँ पे 48 का चल रहा है, यहाँ पे आपके पास में 72 का चल रहा है, यहाँ पे 96 का चल रहा है, तो आगे है वो आपके पास में 120 का अंतर चलेगा अभी, यानी 24 का मल्टीपल चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो इसमें 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4, 429, 429 माइनस करना है ना, प्लस नहीं करना, माइनस करना है आपको, तो माइनस करना है तो माइनस कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 और 10 में से 2 हो जाएगा तो 8 बचेगा आपके पास में 189। कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से किसमें कोई झिल्ली नहीं होती भी, किसके अंदर कोई झिल्ली नहीं होती, तो विषाणु वायरस के अंदर वो कोई झिल्ली नहीं होती भी। वायरस है वो विषाणु वायरस होता है, उसमें कोई झिल्ली नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर झिल्ली पाई जाती है भी, ठीक है ना। तो जैसे कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। कवक कोशिका के अंदर भी क्या है, झिल्ली पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर है वो ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है भी। लेकिन वायरस है, विषाणु के अंदर कुछ भी कोई झिल्ली नहीं होती, ये एक प्रकार से मर्त होता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है, वो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी कौन सी होती है, तो ये वायरस होता है। वायरस जब तक बाहर है, यानी सजीव से बाहर है, तब तक तो वो मर्त है, लेकिन जैसे ही वायरस है वो सजीव के अंदर आ जाएगा तो वो सजीव हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो तंत्रिक काक्ष होता है वो तो सूचना आगे पहुंचाता है भी, ठीक है। कोशिका द्रव्य भी नहीं होता, लेकिन द्रुमाकृतिक अग्रभाग जो डेंड्रोइड होता है, द्रुमाकृतिक अग्रभाग होता है, ये क्या है, सूचना को प्राप्त करते हैं भी। जैसे तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से होता है भी, ठीक है। ये आपका कोशिका काय होता है भी इसके अंदर, और ये केंद्रक हो गया। अब ये जो पतली पतली जो यहां पे रेखाएं हैं, ये क्या करती है, सूचना को प्राप्त करती है भी, ये सूचनाओं को प्राप्त करती है। और ये आपका क्या होता है, एक्सोन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। यहां से है वो आपके संदेश है वो आगे भेजे जाते हैं भी, ठीक है ना। तो ये जो डेंड्रोइड जो एक प्रकार से तार की आकृति का आकार का जो है, इसे अपन क्या बोलते हैं, द्रुमाकृतिक अग्रभाग बोलते हैं, डेंड्रोइड बोलते हैं, डेंड्रोइड टिप्स, ये सूचनाओं को प्राप्त करते हैं भी। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, अब इसमें आपको बताना भी प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में, उसके बाद वाले अक्षर में, और प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले अक्षर में। यानी व्यंजन होगा उसमें तो -1 करना है, और स्वर में आपको +1 करना है भी, ठीक है। तो यहां पे देखो भी, M चला जाएगा L में, A चला जाएगा B में, R चला जाएगा आपका Q में, K चला जाएगा J में, E चला जाएगा F में, T चला जाएगा आपका S में, I चला जाएगा J में, N चला जाएगा आपका M में, G चला जाएगा आपका F के अंदर। अब आगे इसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह है, निम्न में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा है भी। तो बाईं ओर से चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन है भी, J बाईं ओर से चौथा है वो आपका J हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा इसमें पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको दे रखा है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 तो समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने होते भी। पहले का पहले के साथ में रिलेशन होगा, दूसरे का दूसरे के साथ में होगा भी। तो यहां से देखो भी, V आता है 22 पे, P आता है 16 पे, तो -6 कर दिया, 22 में से 6 गया 16। S आता है 19 पे, U आता है 21 पे, तो इसने +2 कर दिया भी, 19 और 2 21। उसके बाद में R आता है 18 पे, L आता है 12 पे, तो 18 माइनस में 6 12, और
O आता है 15 पे, Q आता है 17 पे, तो +2 कर दिया अभी। उसके बाद में T आपका आता है 20 पे और N 14 पे आता है, तो 20 में से 6 गया 14, और Q आता है आपका 17 पे, S आता है 19 पे, तो इसमें +2 कर दिया अभी। तो तीनों के अंदर जो हमने चेक किए उन तीनों के अंदर सेम लॉजिक है, तो जो आपने चेक नहीं किया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन है वो कितने नंबर पे आता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है अभी। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, तो 6 परमाणु क्रमांक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल कर लो। इसमें पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी कक्षा के अंदर है वो 4, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने, तो दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब कार्बन क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो कार्बन की संयोजकता है वो 4 हो जाएगी भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, यानी न तो वो 4 त्याग सकता है और न ही 4 ग्रहण कर सकता है। दोनों के अंदर समान ऊर्जा यहाँ पे डोनेट करनी पड़ेगी आपको, तो इसीलिए ये क्या करता है? साझेदारी करता है भी, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, इसमें आपको बताना है भी ट्री का कोड क्या है। तो सबसे पहले देखो जो आपको पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। सर जी कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन दूसरा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, क्लाइम द, यहाँ पे क्लाइम द है और यहाँ पे क्लाइम दी है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे इसके अंदर ऐसा कोड देखो जो कॉमन नहीं आ रहा हो। यहाँ पे JS है, यहाँ पे भी JS है, यहाँ पे आपके पास में BG है, यहाँ पे भी BG है, तो इसका मतलब CX है, ये कॉमन नहीं आ रहा। तो ट्री का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? CX। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी, इसने बोला भी अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय कितनी है, ये आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूं भी उसकी कुल आय 100% है, 20% खर्च कर दिया तो 80 बचेगा, और अब बोलता है भी शेष का, यानी 80 का 70% उसने और खर्च कर दिया, तो यहां पे आपके पास में बचेगा कितना? 56। भी 80 का 70% खर्च किया तो यानी 56 खर्च कर दिया। अब शेष कितना बच गया? तो 80 माइनस में 56, 80 माइनस में 56 आपके पास में शेष बच गया 24, और ये बोल रहा है भी शेष आपके पास में 1800 रुपए बचाता है। तो 24 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1800। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 की वैल्यू आपके पास में यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 75। 1 की वैल्यू 75 आ गई। अब आपको ज्ञात करना है उसकी आय, यानी 100% के बराबर मानी थी तो इंटू 100, तो आपके पास में 7500 रुपये हो जाएगा इसकी आय। तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा की प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा की प्रतिकूल नाविक की चाल आपको बतानी है। आपको पता है भी समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल, ये होता है। अब आपको पता है भी धारा के अनुकूल जब कोई नाव जाती है तो उसमें अपन क्या है? सापेक्ष चाल के लिए x प्लस वाई करते हैं, और धारा के प्रतिकूल जाती है तो वहां पे x माइनस वाई होता है चाल। अब देखो भी, यहां पे समय बराबर क्या हो जाए? दूरी बटा चाल। दूरी आपके पास में कितनी है? 50 है। चाल आपके पास में क्या है? भी धारा की चाल में मान लेता हूं x, धारा की जो चाल है वो मैं x मान लेता हूं एक बार, ठीक है। तो नाव की चाल तो 3 है, तो 3 प्लस में x, ठीक है। उसके बाद में यहां पे इसने बोला भी धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर और धारा के अनुकूल भी 50 किलोमीटर। दूसरी कंडीशन में भी क्या है? 50 किलोमीटर, और प्रतिकूल है तो 3 माइनस में x हो जाएगा भी, ये प्रतिकूल है। अब इसने बोला भी जब प्रतिकूल जाता है ना, प्रतिकूल जाने में धारा की चाल है वो अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगुना समय लेता है भी। ये क्या है? दुगुना समय लेता है, तो इसको बराबर करना है अपने को, समय को दोनों को बराबर करना है। तो ये दुगुना समय ले रहा है इससे, ये दुगुना समय ले रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बराबर हो गया, तो अब वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो यहां पे 50 का 3 के साथ में होगा तो ये हो जाए 150 माइनस में 50x, और बराबर में 100 का, यानी 50 2 100, 100 का 3 के साथ में करवाओगे तो 300, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 100x।
अब ये 50x है आपका, इधर जाएगा, या फिर 100x को इधर लेके आ जाओ, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, माइनस का इस 100 को, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा भाई, माइनस का निशान आएगा ना। ये आपके पास में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका 100 हो जाएगा भी, प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा भी, ठीक है। इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100 से 300 और माइनस में 100x। अब देखो भी इस 100 को इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 150x, और इस 150 को इधर लेके जाऊंगा मैं तो ये माइनस का हो जाएगा, 300 में से 150 जाएगा तो आपके पास में 150 ही बचेगा। तो x का मान आपके पास में क्या आ गया, 1। x का मान है वो आपके पास में 1 आ गया। x आपने माना क्या था, धारा की चाल मानी, धारा की जो चाल है वो थी भी, धारा की चाल थी। अब यहां पे देखो आपको पूछा भी धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल क्या है, तो धारा के प्रतिकूल तो अपन x माइनस वाई करते हैं भी, ठीक है। तो x है वो आपके पास में नाव की चाल है, और धारा की चाल है वो आपके पास में 1 आपने निकाली है, तो प्रतिकूल में तो माइनस करते हैं तो आपके पास में फिर 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा भाई, 2 किलोमीटर पर घंटा। अनुकूल पूछता तो 3 + 1 कर देते तो बराबर में 4 आ जाता आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी तंत्रिका तंत्र, इसके मैं हिंदी बता देता हूं 45 नंबर क्वेश्चन की। तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र सहायक होता है भी, यानी एक तो तंत्रिका तंत्र हो ही गया, एक तो आपका नर्वस सिस्टम हो ही गया, और इस नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अलावा है वो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अंग है वो सहायक होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा भी। एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी प्रणाली, ये हो जाएगा अंतःस्रावी प्रणाली। अंतःस्रावी प्रणाली जो कि आप पढ़ते हैं किसके अंदर, जो कि हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं ना, जो कि थायराइड हो गया, पीयूष हो गया, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ये क्या करती है, तंत्रिका तंत्र के अलावा है वो अपने हार्मोन के द्वारा है वो सिस्टम को कंट्रोल करती है भी, अपनी बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे पीयूष ग्रंथि वर्दी हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, और पीनियल ग्रंथि है वो अलग अलग हार्मोन के द्वारा है वो अपने शरीर को कंट्रोल करती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम हो जाएगा, अंतःस्रावी तंत्र। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी यदि शब्द हिस्ट्री के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी स्वर में तो आपको -1 करना है और व्यंजन के अंदर है वो आपको +1 करना है भी। तो यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा HI और IJ, S आपका T में चला जाएगा और O है वो आपका चला जाएगा, O स्वर है तो इसमें आपको माइनस करना है ना, S आपका T में चला गया और T है वो आपका U में चला जाएगा और O है वो आपका ये आ जाएगा N में, R है वो आपका S में और Y है वो आपका Z में। अब इसने बोला है भी इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने स्वर आए हैं, तो इसके अंदर एक तो आपका I है और एक आपका U है, ये 2 ही स्वर हैं भी। तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, 13 सितंबर 2024 को जोरावट लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, तो DRDO है भी, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी मान क्या होगा, तो यहां से आप है वो मल्टीप्लाई करो भी, 297 का 303 के साथ में मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहां से 21 2, उसके बाद में यहां से 27 और 2 29 2 और उसके बाद में 6 और 2 कितना आ जाएगा भाई, 6 और 2 8, उसके बाद में क्रॉस और फिर 0। तो यहां से देखें तो आपके पास में इकाई का अंक अगर अपन मैच करेंगे तो इकाई का अंक मैच नहीं होगा भी, इसको आप पूरे को ही करना पड़ेगा, फिर आपको इसको पूरे को ही मल्टीप्लाई कर लेना भी, इकाई अंक से तो ये मैच नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन इसमें। आगे देखो भी, सभी रस्सियां जंजीरें हैं, R से रस्सी सारी की सारी रस्सी है वो किस में आ जाएगी, J से जंजीर में आ जाएगी भी, और सभी जंजीरें हैं वो तार है, तो सारी की सारी जो जंजीर है वो किस में आ जाएगी, तार के अंदर आ जाएगी, तो ये लो
तार में आ जाएगी। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो सभी तार रस्सियां हैं, सारे के सारे जो तार है वो रस्सी के अंदर आ रहे हैं क्या, सारे के सारे जो आपके तार हैं वो रस्सी में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, यानी सारी की सारी रस्सी तार में आ रही है लेकिन सारे के सारे तार रस्सी में नहीं आ रही भी। और सभी रस्सियां तार है क्या, तो सारी की सारी जो रस्सी है वो तार के अंदर, तार के डायग्राम में आ रही है, तो ये बात सही है। तो इसका मतलब दूसरा सही है, इसमें पहला गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट, जब एक खाली बोतल को वायु रुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों भी। तो बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक है। अगर बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो पानी के उत्प्लावन बल से अधिक है तो बोतल डूब जाएगी भी, वापस नहीं आएगी, तो ये बात गलत है। ठीक है, उसके बाद में यानी जब अपन कोई भी चीज पानी के अंदर डुबोते हैं तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, एक तो नीचे की ओर जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है जो कि उत्प्लावन बल होता है। अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी नहीं, अगर उत्प्लावन बल कम है तो वस्तु डूब जाएगी। यहां पे ये बोलता है भी उत्प्लावन बल से अधिक है गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो बोतल फिर वापस से बाहर नहीं आएगी, वो डूब जाएगी भी। पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता भी, पानी है वो खाली बोतल पर बल नहीं लगाता, तो ये बात गलत है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर है, अगर उत्प्लावन बल के बराबर है तो वो डूबी हुई तैरती रहेगी भी, डूबी हुई तैरती रहेगी। एक प्रकार से बोतल है वो पानी के अंदर डूबी रहेगी लेकिन तैरती रहेगी। और बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है भी, उत्प्लावन बल अधिक है तो वो बोतल है वो बाहर आएगी, तो इसीलिए यहां पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने दिया भी 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कि कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक है वो 1 या फिर 7 है। तो यहां पे देखो भी 1 और 7 यानी 1 से 70 तक, तो एक तो आपका इकाई अंक एक संख्या, उसके बाद में 7 का भी है, उसके बाद में 11 का, 17 का, इस प्रकार से काउंट करो आप। उसके बाद में 21 का भी इकाई अंक 1 है और 27 का, फिर 31 का, 37 का, उसके बाद में 41 का और 47 का, उसके बाद में 51 का और 57 का, उसके बाद में 61 का और 67 का, उसके बाद में आगे तो आपको जाना ही नहीं है। तो टोटल यहाँ पे टोटल संख्या देखो भी कितनी है आपके पास में, तो टोटल संख्या है वो आपके पास में 14 है भी, टोटल संख्या है वो 14 है। और कितने में, तो आपके पास में संख्याएं कितनी है टोटल, 1 से लेकर के 70 तक है, तो 70 संख्याओं में 14 संख्याएं ऐसी है जिसका इकाई का या तो 1 है या फिर 7 है, और इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में 20% आ जाएगा भी। तो राइट आंसर होगा आपका पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है बी एफ का कोड क्या होगा। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहां पे देखो भी अन्य फिर कोई संख्या कॉमन आ रही होगी, इसमें अन्य अंक देखो कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां पे 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसका मतलब एफ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा भी। एफ का जो कोड है वो 5 हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बताना भी स्वर को अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में उसके ठीक बाद में, यानी स्वर में तो आपको क्या करना है +1 करना है, और व्यंजन में आपको है वो -1 करना है भी, ठीक है, पहले वाले अक्षर में चेंज करना है। तो यहां से आपके पास में स्वर में +1 करोगे तो ओ पी में चला जाएगा, और पी है वो ओ में आ जाएगा, टी है वो अस में आ जाएगा, आई है वो जे में चला जाएगा, सी है वो आपका ये सी है वो आपका चला आएगा बी में, और ए है वो बी में चला जाएगा, और एल है वो आपका चला आएगा के में। अब देखो भी इसने बताया भाई कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, कौन सा अक्षर है वो 2 बार आएगा, तो बी है वो इसमें 2 बार आया है, बी है वो आपका 2 बार आया है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो भी आपको बताना है भी आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का, अब देखो भी इसके अंदर आपको बहुलक ज्ञात करना है भी, आपको बहुलक ज्ञात करना है, और बहुलक क्या होता है जो ज्यादा बारंबारता हो वही आपका बहुलक होता है। अब इसमें देखो भी बहुलक तो आपको दे रखा है 7 है, लेकिन के का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो भी 7 कितनी बार आया, 1 2 और 3, 7 है वो आपका 3 बार आया है भी, ठीक है। उसके बाद में 6 को देखो कितनी बार आया है, तो 6 यहां पे 1 2 और 3, तो 6 भी आपका 3 बार आ गया। तो इसका मतलब बहुलक तो 7 तो नहीं हो सकता भी, 6 भी 3 बार आया है, 7 भी 3 बार आया है, लेकिन यहां पे कंडीशन दे रखी है इसने, ये देखो भी 2k + 1,
2k प्लस 1 दे रखी है। अब इसको आपको 7 बनाना पड़ेगा, तभी बहुलक आपका 7 हो सकता है, क्योंकि बहुलक 3 बार 6 7 भी 3 बार आ गया और 6 भी आपका 3 बार आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है बहुलक आपका 7 है, तो इसका मतलब 7 है वो 4 बार आए। 7 अगर 4 बार, इसकी बारंबारता अगर 4 है तभी 7 बहुलक हो सकता है। अब 3 बार तो है ऑलरेडी। अब k को मैं यहां पे k को 3 से यानी k की जगह 3 रख दूं तो 2 3 6 प्लस में 1 यानी 7 हो जाएगा। तो इसका मान 7 कब हो सकता है, जब k का मान 3 रखें। तो यहां पे k का मान है वो 3 रखना पड़ेगा आपको। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो अभी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो आपको चिन्ह को चेंज करना है। जैसे 22 माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 3, प्लस का मतलब है -12, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 22 5 110 प्लस में 3 और माइनस में आपके पास में कितना हो जाएगा 12 3 36, तो ये आ जाएगा 36। तो 110 के अंदर है वो आप माइनस करोगे कितना, भी चिन्ह को चेंज सही किया गया हमने। 22 माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 3, उसके बाद में प्लस का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ है, ठीक है 3 कम 3, ये यहाँ पे 36 नहीं आएगा अभी 4 आएगा, 3 कम 3 और 3 चौके 12। तो अब आप -1 कर दो तो ये आपके पास में 109 आ जाएगा। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी जिस प्रकार से यहाँ पे x और 112 के संबंध बीच में को जो रिलेशन है वही 15 और y के बीच में होगा। y आपको यहाँ से उठाना है और x आपको इन्हीं ऑप्शनों में से आपको उठाना है। तो इसके अंतर्गत है वो आपके पास में ये बन जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूं भी। पहला ऑप्शन क्या है, x का मान है 12, अगर 12 का मैं स्क्वायर कर दूं, 12 का स्क्वायर करूं, नहीं x का मान मैंने 12 उठाया है, तो यहां से आपके पास में 100, ये x का मान 12 है, तो 112 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा 100, और यहां से मैं 2 माइनस कर दूं तो 10, और 10 का स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा मेरे पास में 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास में है 184, ठीक है, y का मान 184 है और 15, अगर मैं यहां से 15 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास में 13, और 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 आना चाहिए भी, 169। यहां से 15 माइनस करो, आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास में 169 आ जाएगा। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है भी एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पार करेगी, ये आपको बताना है। तो देखो भी 275 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करती है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल 55 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर घंटा। अब 5 कम करना है आपको, तो 5 कम करोगे तो अब आपके पास में 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, और 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 5 घंटे के अंदर कवर कर देगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है भी, वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है भी। वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है भी, ठीक है, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में दूरी का मात्रक होता है मीटर, और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने लिखा है भी उत्तर की ओर मुख करके 48 छात्रों की एक पंक्ति में टिन्नू बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि दिनेश टिन्नू के दाएं से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में दाएं छोर से दिनेश का स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। टोटल आपके पास में 48 है, टिन्नू बाएं छोर से 15वां है
और दिनेश टिन्नू के दाएं 9वां है, तो यहां से 9वां है, तो इसका मतलब मेरे को यह बता दो भी दिनेश का स्थान है वो बाईं ओर से कौन सा हो जाएगा। तो 15 प्लस में 9, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 24। अब आपको इधर से स्थान ज्ञात करना है, तो आपके पास में दिनेश का स्थान बाईं ओर से 24वां है, तो दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, टोटल व्यक्ति है, तो उसमें से आपको क्या करना है भी टोटल व्यक्तियों में से दिया गया स्थान है वो माइनस कर दो और प्लस कर दो 1, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 25, तो उसका स्थान है वो दाएं छोर से कौन सा हो जाएगा 25वां। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। तो स्टारच है ना वो आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब ये है भी पौधा अपना जो भोजन बनाता है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया भी एक प्रकार से, ठीक है, या फिर ये मान लो भी ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही है, तो वो आपका ग्लूकोज हो गया। उसके बाद में उसने यूज कर लिया, ठीक है, यूज किया उतना तो यूज कर लिया, लेकिन बाकी बच गया उसको स्टार्च के रूप में वो स्टोर करके रखता है। भी पौधा है वो अपने संचित भोज्य पदार्थ को स्टार्च के रूप में संचित करके रखता है, और जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं भी। तो यहां पे आपके पास में इसने बोला भी रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, तो वो आपका स्टार्च करेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, ए बी को ए है, अब इसमें देखो ए बी को 20% लाभ पर साइकिल बेचता है, बी उससे 25% लाभ पर सी को बेचता है, सी ने 1500 रुपए भुगतान कर लिए। मैंने बोला बी ए है ना वो 100 रुपए में साइकिल खरीदता है, और ये मान लेते हैं अपन बी को वो 20% लाभ पर बेचता है तो 120 में बेचेगा, भी 100 का 20% 20 ही होता है, लाभ पर बेच रहा है तो 120 में बेचेगा। अब बी है ना, बी का क्रय मूल्य 120 रुपए हो गया। अब बी ने सी को 25% लाभ के ऊपर बेचा है। अब 120 का 25% निकाल लो भी, 120 का 125% ही निकाल लेते हैं, 125 निकाल लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में, या फिर इस प्रकार से काट दो भी 25 पांजे 125, 25 चौके 100, 4 एकम 4, और ये आ गया 30, और ये आपके पास में हो जाएगा 150। तो यहां पे आपके पास में सी को यानी 25% लाभ पे बेचेगा तो 150 रुपए में बेचेगा, तो सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपए हो गया भी। लेकिन वो बोल रहा है 1500 रुपए भुगतान किया है, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा भी 150 का मूल्य आपके पास में 1500 है, तो एक का मूल्य आपके पास में 10 हो गया भी। अब बताना ये अभी ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो ए ने 100 रुपए भुगतान हमने माना था, एक का मान 10 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का मान आपके पास में 1000 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे ए और बी का अनुपात 3:2 है, बी और सी का अनुपात 3:2 है, और उसके बाद में आपको ए बी और सी का अनुपात बताना है भी। इस प्रकार से सेट करो ए बी अनुपात बी अनुपात सी, यानी जो समान है ना उसको एक जगह रख दो इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा आपके पास 3:2 और 3:2। तो यहां पे उल्टा बना दो, 2 2 4 और 3 2 6 और 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 9:6:4। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नहीं पहला नहीं, 9:6:4 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, कथन आपको दे रखा है, कथन ये है भी अगले 3 दिनों के लिए ग्रांट रोड में पानी की पाइपलाइन कार्य योजना के कारण सड़क अगली सूचना तक यातायात के लिए बंद रहेगी, ये कथन है। अब कार्रवाई क्या की जानी चाहिए, तो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्जन को प्रभावी ढंग से समन्वित करने के लिए ग्रांट रोड पर मौजूद कर्मियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, अभी ये कार्रवाई करनी चाहिए भी, ट्रैफिक पुलिस वाले को वहां पे लगाना चाहिए, और जो भी असुविधाएं हो रही है उनको एक प्रकार से सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस को प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रैफिक डाइवर्जन और वैकल्पिक मार्गों के बारे में एक अधिसूचना जारी करना चाहिए, जिसे ग्रांट रोड बंद रहने तक आम जनता उपयोग में ले सके। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है, ये दोनों की दोनों कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट, 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं भी, और यहां पे इसने बोला भी बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 और 2 यहां पे आपका बी आ जाएगा। बी और के बीच में केवल 3 है,
3 व्यक्ति है तो 1 2 और 3 आपका के यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। आप बी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ है ना वो बी के दाईं ओर, तो बी का दायां पहला और दूसरा एफ आपका यहां पे आ जाएगा। आगे बोला भी एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं भी, एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो 1 2 यहां पे आपका सी आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी जी है ना वो ई के दाईं ओर से किसी स्थान पर लेकिन डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है भी, तो डी को मैं यहां पे बिठाऊंगा तभी डी के बाईं ओर जी है वो आपका यहां पे आ जाएगा। और इसने बोला भी ई के दाईं ओर, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा, तभी ई के दाईं ओर हो गया और डी के बाईं ओर हो गया भी। अब जी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो जी के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सी आता है आपका 3 पे, 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा भी, और उसके बाद में 21 में 9 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा वापस डी, और 4 में 9 जोड़ोगे तो 9 और 4 13 यानी प्लस करोगे तो ये एम आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास में प्लस क्या कर रहे हो आप 9 प्लस कर रहे हो भी, ठीक है। तो यहाँ पे एम से शुरू होने वाला तो एक ही ऑप्शन है भी, नहीं 2 ऑप्शन है भी। उसके बाद में एफ आता है 6 पे, 6 और 9 15, तो डायरेक्ट यहाँ पे जी आता है 7 पे, 7 में अगर अपन 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 पे आपका पी आ जाएगा भी, तो एम पी का ऑप्शन ही एक है भी। उसके बाद में देखो भी आई आता है 9 पे, 9 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 18 आर आ गया। इसी प्रकार से जे में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा भी, तो इसका मतलब एम पी एस, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्लस 9 कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 तो समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं, इसमें पहले का पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। ई 5 पे आता है और वाई 25 पे आता है, तो कितना माइनस कर दिया अभी, -6 किया। उसके बाद में एन आपका 14 पे आता है और एच 8 पे आता है, तो यहाँ पे भी -6 कर दिया। टी 20 पे आता है, एन 14 पे आता है, तो 20 में से 6 गया 14, और सी 3 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, तो यहाँ पे भी 6 माइनस कर रहा है ये। उसके बाद में बी आता है आपका 2 पे और वी आता है आपका 22 पे, तो यहां पे भी इसने -2 कर दिया, -6 कर दिया। के आता है 11 पे और ई आता है आपका 5 पे, तो 11 में से 6 गया तो 5, तो इसका मतलब तीनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, तीनों के अंदर सेम लॉजिक है, तो आपका जो चेक नहीं किया गया वही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है भी एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर है तो यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटा है। तो देखो भी ये एक पेड़ था और ये मान लो भी यहां से टूट गया और ये टूट करके इधर आके इस प्रकार से गिर गया। अब इसकी मूल जो लंबाई है वो कितनी है, 24 है भी, ठीक है। अब यहां पे ये 30 डिग्री का कोण एंगल बना रहा है और ये जो जिस यानी पेड़ की मूल लंबाई, आपको ये बताना भी ये कहां से टूटा है। अगर मैं इसको x मान लूं भी, यहां से लेकर के और यहां तक की लंबाई है वो x मान लूं, तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स भी, ये 24 माइनस एक्स दोनों का योग है वो 24 होना चाहिए भी, यानी ये जो पेड़ की लंबाई मूल लंबाई 24 है। अब tan का फॉर्मूला लगा दो, tan का नहीं लगेगा, यहाँ पे sin का फॉर्मूला लगा दो। sin बराबर क्या होता है, sin बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहां से लंब आपके पास में कितना है, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और लंब का मान x है, और उसके बाद में कर्ण का मान है वो 24 माइनस एक्स है, वज्र गुणा करवा दो तो ये आपके पास में कितना बनेगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 24 माइनस में x, ये 24 माइनस का इधर आएगा, सॉरी ये x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर में 24, तो x बराबर में आपके पास में 8। x आपने माना क्या था, तो x आपने जहां से पेड़ टूटा है और जमीन से और पेड़ जहां से टूटा है उनके बीच की लंबाई मानी थी आपने, तो 8 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघाल करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में ढाला जाता है, तो ऐसे कितने छोटे गोले बनेंगे भी। आपको पता है भी दोनों का आयतन है वो बराबर होगा भी, यहाँ पे जो आयतन है
वो बराबर होगा, इसमें आयतन क्या होता है 4/3, 4/3 पाई आर की क्यूब, ये 4/3 पाई आर की क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया अभी। ठीक है, अब इस गोले का आयतन और जो छोटे गोले बनेंगे सारे, उनका आयतन है वो बराबर होगा। अगर मैं इस बड़े गोले के आयतन के अंदर एक छोटे गोले आयतन का भाग दे दूं तो मेरे पास में संख्याएं आ जाएगी। तो ये दो भी 4/3 पाई आर की क्यूब। अब 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पे आपके पास में आर क्या है 12 × 12 × 12, और अपोन में छोटे जो गोला है उसकी त्रिज्या है 2 × 2 × 2, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा मान 216। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी सोमवार और मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया गया। तो सोमवार को 200 है और मंगलवार को 300 है, टोटल आपके पास में कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी भी। नेक्स्ट देखो भी, इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नियमावली 2024 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए किस दिनांक को प्रकाशित किया गया। तो 4 जुलाई 2024 को। किसी भारतीय गायिका को, यानी किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो उषा उत्थुप हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अब उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई है वो 12 है भी। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस में एच हो जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में मान रख दो, तो 2 × 22/7, आर का मान है 7 और 7 प्लस में 12, 7 प्लस में 12 19, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, 22 44 × 19, तो 19 चौका 76, 7 और 76 और 7 कितने हो जाएंगे 19 चौके 76, तो यहां पे 22 44, 2 पाई आर और आर प्लस में एच, 12 प्लस में 7 से 7 कैंसिल, 44, 22 और 7 19, 76 7, उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 19 चौका 76 के अंदर है वो आपको 7 जोड़ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3, और यहां से आपके पास में ये आ जाएगा आपके पास में। तो इसके अंदर आपको पाई का मान रखना ही नहीं है अभी, पाई का मान तो आपको रखना ही नहीं है, पाई के अंदर तो आपको मान दे रखा है इसने, ठीक है, तो पाई का मान आपको रखना ही नहीं है, तो यहां पे डायरेक्ट कर दो फिर आप, तो इसमें आ जाएगा आपके पास में पाई रख दो, यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 7 2 14, तो ये आ जाएगा आपके पास में 14 पाई और इंटू आपके पास में 19, तो 19 चौके 76, 7 19 हुकुम 19 और 7 26, 266 पाई आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, सरलीकृत करना है। देखो भी यहां पे आपके पास में क्या है भी 1 के बाद में दशमलव है और यहां पे 3 के बाद में दशमलव है, टोटल है वो आपके पास में 4 के बाद में दशमलव आना चाहिए भी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 5 2 10, तो 10 तो ये आ ही गया, उसके बाद में 4 के बाद में दशमलव आना है, तो 1 2 3 और 4 यहां पे दशमलव आ जाएगा, तो इसको मैं सरलीकृत और करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.00 और 1 आ जाएगा भी, 0.001, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, अब इसमें बोला गया है भी निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो पैरामीशियम है वो आपका एक कोशिकीय जीव है भी, अमीबा है ये भी एक कोशिकीय जीव है, और क्लेमाइडोमोनास है ये भी आपका एक कोशिकीय जीव है, लेकिन पौधे हैं वो आपके एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।